कि भाई स्ट्रेटिजिकली हमसे, मैं समझता हूँ कि हमसे एक बड़ी भारी गलती हुई कि हमने त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल से जोड़ा नहीं। मतलब आप समझिए कि जेनोसाइड चल रहा है और किसिंजर दिल्ली आता है और मिसेस गांधी से कहता है कि भाई आप लोग ये सपोर्ट वोट बंद करो। तो मिसेस गांधी उसको चुपचाप कहती है, इफ योर प्रेसिडेंट एंड योर गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप दिस इन ईस्ट पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू आस्क दिस पर्सन टू टेक एक्शन। एंड दिस पर्सन वाज सैम मैनेक्शॉ। बॉर्डर में जाते थे और समझिए 20, 40, 50 बच्चों को अंदर डाल दिया। दे यूज्ड टू कैरी लिम्पेट माइंस, condoms, निरोध condoms and a knife. The word surrender was introduced then. किलिंग जो हुई थी 3 मिलियन की, सिस्टमैटिक किलिंग्स थी, इंटेलेक्चुअल्स की, आर्टिस्ट्स की, मतलब सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको खत्म कर। रैंडम नहीं था वो, रैंडम भी था और ये टारगेटेड भी था। और ये टिक्का खान का वक्त है, ये टिक्का खान और नियाजी दोनों का। और नियाजी अब आ गए। CIA ने निक्सन और किसिंजर को बताया कि हमारा एक मोल है इंडियन कैबिनेट में, वो ये कह रहा है कि जब हम लोग बांग्लादेश से निपट लेंगे, वी विल गो ब्रेक अप पाकिस्तान एंड वी विल इंटीग्रेट POK। और उन्हें ही पता था कि अब टाइम कम है, तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का क्लाइमैक्स है, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल सबसे बड़ा एक्शन अंत में होता है। आपकी किताब में हेनरी किसिंजर के बारे में बड़ा विस्तार में लिखा गया है, और वैसे भी मैं तो ये यकीन करता हूँ, इत्तेफाक रखे ना रखे कोई, कि इस वक्त जिस दुनिया में हम लोग सांस ले रहे हैं, इसे बनाने में किसिंजर का बड़ा योगदान है। वो जितने करतूत किए हैं उन्होंने, वो सब पूरी दुनिया झेल रही है और बड़ी अच्छी उम्र जीकर वो जा चुके हैं। किसिंजर जो चाहते थे लेफ्ट को ख़त्म करना, वो काम तो इंदिरा गांधी घुमा फिरा के कर ही रही थी एक तरह से। फिर प्रॉब्लम क्या थी, ये मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान से दोस्ती हो गई थी उन लोगों की, लेकिन क्या अमरीकी इतना एक तरफा सोचते थे कि पाकिस्तान से दोस्ती है हमारी, तो अब इंदिरा चाहे जो करें हमें रोकना ही है? क्योंकि उनके तो दोनों काम हो रहे थे। एक तरफ इंदिरा लेफ्ट को खत्म कर रही थी, दूसरी तरफ वो चाहते तो एक हद के बाद फिर रोक लेते इंदिरा को। देखिए, ऐसा है कि निक्सन जब सत्ता में आए 1968 के चुनाव जीतने के बाद, तो उस वक़्त अमेरिका में एंटी वियतनाम वॉर आंदोलन चल रहा था और साथ में लेफ़्ट विंग जो है आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी। तो उनको, निक्सन को, ये जो वियतनाम का युद्ध है उससे समाप्त करना बड़ा ज़रूरी था, और उनके उस समय कम से कम कोई 5.5 लाख सैनिक थे वियतनाम में, और कई हज़ारों घायल हो गए थे, और उससे ज़्यादा कई लाखों जो हैं ये चरसी हो गए थे, अफीमची हो गए थे, क्योंकि वो जो वॉर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उसके कारण। और ख़ासकर जो ये नॉर्थ वियतनामीज़ थे, उनके जो मारने के तरीके थे अमेरिकनों को, वो बहुत ही अद्भुत थे, और डर बड़ा फैला हुआ था, और उस डर को ख़त्म करने के लिए वो जो सोल्जर्स थे वो आम तौर पे अफीम ले रहे थे। उस वक्त हेरोइन वाज मेनली द ड्रग ऑफ चॉइस। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था पॉलिटिकली कि ये लड़ाई ख़त्म करें, और उसके लिए उन्होंने, जो किसिंजर था, ही वाज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। उसने कहा कि ये सोवियत यूनियन को तबाह हम तभी कर सकते हैं। देखो, उनकी योजना शुरू हो गई थी तब जब उन्होंने चाइना के साथ हाथ में लाया, और उसके बाद में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा तो उन्होंने फिर सोवियत एम्पायर को ख़त्म कर दिया। तो जो 69 में योजना शुरू हुई थी वो 89-90 में पूरी हो गई। 20 साल लगे, उन्होंने सोवियत यूनियन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो किसिंजर के लिए चाइना कार्ड बहुत ज़रूरी था, और वो सीक्रेट में हो और कामयाब हो, और एक एक्सेसिबिलिटी हो। उस समय अमेरिकन बेसिस थे तब भी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आर्मी जो थी उन्होंने पाल के रखी हुई थी, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको हथियार दिए थे, सारे जनरल्स को वो ब्लैकमेल कर सकते थे, सब के सब, उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी सबका उनके पास ब्यूरो था। तो वो सारे के सारे उस हमाम में नंगे थे पाकिस्तानी। तो किसिंजर ने ये सोचा कि भाई इनको इस्तेमाल किया जाए, और ये इंदिरा गांधी जो है ये एक गिद्दड़ भभकी बोल रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है, तो ये काबू में आ जाएगी, क्योंकि इनके पास दम नहीं है, इनके पास विल पावर नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
उसने हमें डिस्काउंट किया और अंडर एस्टिमेट किया और फिर वो मार खा गए। सुब्रतो भी आगे बताएंगे। और निक्सन भी बहुत कुछ खास पसंद करते नहीं थे। हमने जो पढ़ा है इसके बारे में वो ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन था, पहली बात तो ये है कि विंस्टन लॉर्ड लिखते हैं कि किसिंजर एंड निक्सन लाइक्ड वर्किंग विद डिक्टेटर। विंस्टन लॉर्ड जी। किसिंजर का डेप्यूटी था। वो लिखते हैं कि, और वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि निक्सन एंड किसिंजर लाइक डीलिंग विद डिक्टेटर्स, यू नो, इट्स नॉट मेसी, झटपट काम हो जाता है। तो याया वॉज अ पर्सन ऑफ चॉइस फॉर देम। और ये जो बात शुरू हुई 1969 में, 1970 में याया खान चाइना जाता है और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में कत्ल हो रहा है, चाउ एन लाई केबल भेजता है याया खान को कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ अमेरिकनों के साथ। अमेरिकन के साथ। और मतलब आप समझिए कि जेनोसाइड चल रहा है और ये दोनों उसको नज़रअंदाज करते हैं। और किसिंजर दिल्ली आता है कि यू नो, और मिसेस गांधी से कहता है कि भाई आप लोग ये सपोर्ट वोट बंद करो। तो मिसेस गांधी उसको चुपचाप कहती है, शी हैज़ अनदर पर्सन इन द ब्रेकफास्ट मीटिंग विद हिम। तो वो कहती है कि इफ योर प्रेसिडेंट एंड योर गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप दिस इन ईस्ट पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू आस्क दिस पर्सन टू टेक एक्शन। एंड दिस पर्सन वाज सैम मानेकशॉ। आप समझिए उस औरत की कितनी हिम्मत होगी। तो किसिंजर दिल्ली से इस्लामाबाद जाता है और वहाँ एरिक ग्रिफिल बोल के यूएस एड का एक यंग ऑफिसर है, वो ढाका से कहीं गया हुआ था, दुनिया घूम के इस्लामाबाद आके किसिंजर से कहता है कि आस्क पाकिस्तान आर्मी टू स्टॉप दिस नॉनसेंस इन ईस्ट पाकिस्तान। तो निक्सन बच्चा है करके उसको तो कहता है कि भाई दिस इज बीइंग डन बाय द इंडियंस। ही सेज नो, Bengalis are quite capable of running their own insurgency on their own. It's a very important document and you can check Eric Griffel up. He's a very big man in USAID. तो फिर ये लोग कहते हैं कि भाई किसिंजर की तबीयत खराब हो गई है, तो वो नथिया गली चला जाता है। एक्चुअली वो प्लेन में चढ़ के जाता है बीजिंग, पीकिंग, और गुप्त यात्रा जाता है। और वो विंस्टन लॉर्ड लिखता है कि he was completely gobsmacked with China, orderly, soft, big roads, and he meets Chow and Mao. एक तो उनकी आपस की जो होती है वो तो होती है, लेकिन what is more important is कि he picks up that the Chinese hate Indians. It's a very important piece कि Chinese hate Indians. उसने रीड कर लिया, वो रीड कर लेता है। पूछो क्यों? वो उसकी बैक स्टोरी है, वो बाद में आएंगे, पहले ये खत्म कर ठीक है। तो उसके दिमाग में ये रहता है कि कल अगर कोई दरकार हुआ, we'll use China against India. This is something which people need to understand. So for logistical reasons वो चाइना से जाता है वेस्ट कोस्ट पे, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, मुझे याद नहीं है, and he meets Nixon. And Nixon makes this announcement कि we have opened up with China. It's a world news. And he then calls up L.K. Jha, who was the Indian ambassador to Washington, and he said, I had told you that we will support you against Pakistan, against China, but in the revised situation, if you attack Tibet and China attacks you, we will not do anything. And the second thing is, if you attack Pakistan and China comes in support of Pakistan, we will not support you against China. Indians were a little upset, but they were calm. The matter went up to Mrs. Gandhi. Over the next month, they worked with the Russians, and on the 8th of August, they signed the Treaty of Friendship with the Russians. और यही वो ट्रीटी है। यही वो treaty है. Now, the Americans did not expect कि ये होने वाला है. Now, to your point, which is a very important point about Kissinger, Kissinger used to look at everything from a superpower conflict. So he makes an observation in his memoir, by signing the treaty, Moscow threw a lit match into a powder keg. Okay. Now they want to blow up the world. The moment that happens in August, East Pakistan becomes a superpower conflict. Yes. वो ground बन गया, हाँ. It is a very important date कि अब it was America versus America and China and Pakistan versus India and Russia. So that changed.
So उसके बाद मिसेस गांधी goes on this world tour and she meets Nixon and the narration of उसके that. पहले बताओ वो जो पॉटगॉर्नी और शाह हाँ ईरान और हाँ ये अच्छा, but one thing which याया is खान, important is that Americans and Chinese didn't want Pakistan to break up, which is a fact. The Russians also did not want Pakistan to break up, which we don't अच्छा talk about. Huh. They wanted one Pakistan. This breaking up of East Pakistan and West Pakistan is something that the Russians did not want. That, and the Russians kept telling the Pakistanis ki don't kill people here. Don't kill people here. On 24th of October, the Shah of Iran was celebrating 2500 years of the Pahlavi dynasty. हाँ In a- बहुत बड़ा जश्न हुआ जश्न था, हुआ था बहुत पूरी दुनिया in पहुंची थी। Persepolis. जी जी वहाँ the Russian president met याया खान, और वो तब चाइनीज और अमेरिकन्स का दोस्त था, लाड़ला तो उसने उसको बोला कि आपको जो मर्जी करना है कर लो. That one conversation changed the Russian decision. There must be many other considerations. And Mr. Fubrunin, who was their foreign minister, he comes to Delhi. And the rest, as they say, is history. And the Russians in 1971, and that is in the book, on multiple occasions stood by India like a rock. मैं आपको इसमें एक ऐड करूंगा कि एक किताब है विल पाकिस्तान सरवाइव, ये लिखी गई थी 1982 में। तारिक अली है वो बिल्कुल। वामपंथी लीडर हाँ, पाकिस्तान हाँ, का, हाँ। लंदन में रहता है। उसने किताब लिखी थी और मैंने उस वक्त उस समय देखी थी, पढ़ी थी, और उसमें मुझे याद है एक फुट नोट था कि 16 दिसंबर के बाद या 16 दिसंबर को सोवियत एम्बेसडर मिसेस गांधी को मिलने आया। उसने उनकी टेबल पे एक फोल्डर रखा, उसमें फ़ोटोग्राफ्स थे सैटेलाइट की, और उसने दिखाया कि पाकिस्तान और ईरान के बालूचिस्तान बॉर्डर पे शाह ईरान ने 5 डिवीज़न आर्मी की तैनात कर दी थी, और उसने कहा कि जो आप अब अपनी फ़ौज को पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में आगे बढ़ाओगे तो आपको सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे ईरानी फ़ौज मिलेगी, और आप बेशक उस ईस्टर्न बैंक पे आ जाओ, लेकिन फिर आप मिडल ईस्ट में आ जाओगे और मिडल ईस्ट का हिस्सा बन जाओगे, और मिडल ईस्ट की जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें आप लिपट जाओगे, आप उसका पार्ट बनोगे। तो और साथ में उसने कहा दूसरी बात यह है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आप अंदर गए तो अमेरिकन जो है यहाँ पे नई दिल्ली में पैराट्रूपर्स गिरा देंगे, ये भी इसकी संभावना है। तो मिसेस गांधी ने फिर वेस्टर्न फ्रंट पे सीज फायर डिक्लेयर किया। ये उसकी किताब में था, अब पता नहीं कितना सच है कि झूठ है, लेकिन ये उसने फुट नोट्स में ये लिखा गया था। तारिक अली की किताब। जी कुछ कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक तो स्टोरी हो गई है, और जब ये सब चल रहा था, इंडिया वॉज क्रिएटिंग इट्स स्ट्रैटेजी, फाइनल स्ट्रैटेजी एज टू हाउ टू हैंडल ईस्ट पाकिस्तान. सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेकिन उसके पहले वो पूछ लूँ कि आप कह रहे थे कि किसिंजर ने रीड कर लिया था कि चीन बहुत पसंद नहीं करता है हिंदुस्तानियों को, हाँ, वजह थी उसकी? इसका कारण ये था कि चीन जो था वो उसकी मोनोपोली थी चाय में, और चाय के लिए वो उस वक़्त 19वीं शताब्दी में चीन का सबसे ज़्यादा जीडीपी था दुनिया में, और वो चाय के बदौलत चांदी लेता था, चाय बेचता था, बट ओनली इन सिल्वर। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, हम तो चाय खरीद रहे हैं, वी आर अ चाय कंज्यूमिंग कंट्री, और हम ये चांदी देते जाएंगे तो हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी, तो इसकी काट क्या है? तो उन्होंने फिर अफ़ीम बेचना शुरू किया भारत से, भारत में उगाया हुआ अफ़ीम, और उन्होंने मोनोपोली बना ली कि भाई जो भी किसान अफ़ीम उगाएगा, भारत सरकार आपसे वो अफ़ीम खरीदेगी, और उसको फिर भारत सरकार नीलामी पे ऑक्शन कर देगी, और बाकी लोग उसको लेके चीन में वहाँ बेचेंगे, और हम आपकी जो पूरा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको सुरक्षित रखेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके तहत 1840 में ओपियम वॉर हुआ, उसके बाद में 1860 में हुआ
1893 में हुआ, 1901 में हुआ, और एक टाइम था जबकि भारत सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू था उसका 18-19% ओपियम ट्रेड से आता था। और ये जो चांदी के रुपए, चवन्नियाँ, अठन्नियाँ निकलती थीं, वो सारी चांदी वहाँ से आती थी, चीन से। और 1841 से लेके 1939 तक इंडियन आर्मी, अंग्रेज़ी अफसर थे लेकिन सेना इंडियन थी, वो चीन के 9-10 शहरों में बसी हुई थी, तैनात थी 98-99 सालों के लिए। बिल्कुल। और 9 शहरों में भारतीय नस्ल के पुलिस वाले थे, पठान थे, सरदार थे, जो चाइना के शहर को चलाते थे। हाँ। और तो ये उनका ये जो शताब्दी थी, बेइज्जती की शताब्दी थी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जी, तो उसका बदला लेना था, जिसके बारे में बार बार आज भी जिक्र करते हैं राष्ट्रपति और महोदय वो जो कि वो हमें याद है, उसका बदला वो लेंगे जो हम। अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस था ना, वो आजकल उल्टा हो गया। हमारा अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस चल रहा है, और जब तक उन्होंने ब्याज समेत वो मूल को वसूल नहीं किया ना, तब तक वो हमें दबाते रहेंगे और हमें वो तबाह करते रहेंगे। मतलब चीन के समाज में, चीन की सोसाइटी में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों के साथ जो चीन में रहे हैं, उनके समाज को स्टडी किया है। मुझे यही एक लर्निंग मिली, और जब मुझे पहली बार ये पता चला था, जब आपने अब कहा कि कई शहरों में भारतीय तैनात थे अंग्रेज़ों की तरफ से, तो मैंने ये जाना कि वो जो 100 साल हैं, वो जो भारतीयों का चीन में होना है, और बाद में 47 के बाद जो सिस्टम हमने एक तरह से इनहेरिट किया है, उसका एक मिला जुला जो असर है चीन पर, वो ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अंग्रेज़ों के साथ या पश्चिमी ताकतों के साथ हमेशा हाथ मिलाया, और ये तो इनका ही है। और 47 के बाद ये आज़ाद भी कुछ नहीं हुआ है, सिस्टम अब भी इनका ही है, अंग्रेज़ों का। और ये हर चीज़, तिब्बत के मामले में भी, आपकी किताब में भी और जगह भी है, उन्हें यही रहा कि ये तो अंग्रेज़ों से और अमेरिका से डायरेक्शन लेके हमें परेशान करते हैं। और साथ में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चाय की जो उत्पादन है ना, वो पौधे लेके गए, 40,000 पौधे ले आए, और उन्होंने फिर चीन को रिप्लेस किया। हाँ, तो जो उनका इंडिया आमदनी से। का साधन था, यस, वो सब खत्म हो वो गया। इंडिया में आ गया। हाँ, इंडिया में तो आ गया। मतलब उनकी दुश्मनी जो अंग्रेज़ों से होनी चाहिए थी, जो है भी, और उसका बहुत बड़ा भुगतान हम भी कर रहे हैं। ठीक है, और अब वो बात जो हमें पूछनी थी, मुक्ति वाहिनी। 71 के आसपास हम आ गए थे टाइमलाइन में। मुक्ति वाहिनी को लेकर बहुत चर्चा होती है हिंदुस्तान में, शायद ही कोई होगा जिसे बेसिक ना पता हो। सबको लगता है कि मुक्ति वाहिनी कुछ लोगों की एक सेना थी जिसे हिंदुस्तान की सेना ने ट्रेन किया, फिर वो वापस गए, उन्होंने बांग्लादेश के लिए जंग लड़ी, और फिर इस तरह से बांग्लादेश बन गया। इतना ही सिंपल है। देखिए, ऐसा है कि ये जो मुक्ति वाहिनी की शुरुआत है ना, वो एक आदमी से शुरू होती है, उसका नाम है मेजर जनरल SS उबान। मेजर जनरल SS उबान हमारी एक संस्था है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये 1962 में चीन की लड़ाई के समय बनाई गई थी, और मेजर जनरल उबान जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमांडो थे इंडियन आर्मी में, और ब्रिटिश आर्मी में एक लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप था जो कि जीप्स में रिकॉयलस गन्स को फिक्स करके वो जर्मन लाइंस के पीछे जाते थे और वहाँ पे हमला करते थे जर्मन्स पे। तो कमांडो फोर्स थी, तो वो एक कमांडो थे। तो जो जब ये चीन की लड़ाई हुई थी, जो शुरू हो रही थी 61-62 में, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोगों ने यहाँ पे मलिक साहब को, जो IB के चीफ थे, उनको उन्होंने सिफारिश की कि भाई आप मिस्टर मेजर जनरल उबान को आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेड बनाइए, और ये स्पेशल फोर्स जो है ये बिहाइंड चाइनीज़ लाइंस जाके टिबेटन्स को इस्तेमाल करेगी सैबोटाज करने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है ये पहले शुरू हो चुका था, और ये इसका दूसरा रूप था। तो उस लड़ाई में, बांग्लादेश की लड़ाई में, टिबेटन्स भी लड़े थे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, और उबान साहब ने मतलब वो उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था गुरिल्ला वॉरफेयर का, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सुब्रोटो ने इसने बारे में बारीकी से लिखा है, स्टडी किया, तो वो बताएंगे और आगे। पहली बात तो ये कि जब 25 तारीख रात को जब हम बात कर रहे थे, जब जेनोसाइड शुरू हुआ,
उसके 3 चीज हुए। एक तो इन लोगों ने 200,000 विमेन को रेप किया। दूसरा ये हुआ कि 3 मिलियन पीपल वर किल्ड। तीसरा, नियाजी साहब ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप किए, एक रजाकार था और एक अल बदर था। मैं आपको एक इंटरप्ट करूंगा, ये जो किलिंग्स जो हुई थी 3 मिलियन की, सिस्टमैटिक किलिंग्स थी, इंटेलेक्चुअल्स की, आर्टिस्ट्स की, मतलब सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको रैंडम खत्म लोग कर नहीं मारे, रैंडम नहीं था वो, सीमित करके रैंडम लोगों भी को था मारा। और ये टारगेटेड भी था। और ये टिक्का खान का वक्त है, ये टिक्का खान और नियाजी दोनों का। और नियाजी अब आ गए। हाँ। अब हुआ ये कि इसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन था कि ये रजाकार लोग जाते थे एंड दे वुड टारगेट पीपल, और वो लोग हिंदुस्तान भाग जाते थे, उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे ये लोग। तो देयर वाज एन इकोनॉमिक डायमेंशन टू इट। but the Razakars were not Bengalis, they No, were they were essentially Biharis. They were Bihari Biharis. थे। Bengal is Pakistan had that Bihari population. Now we were caught with our sort of with our guards down because we did not expect कि इतने लोग West Bengal, Assam और त्रिपुरा में आ जाएंगे. These 3 states collapsed. That time Meghalaya was a part of Assam. हाँ Okay. बिल्कुल। Right. Tripura also was part of it. No, Tripura was Tripura separate. Now, what happens is that it moves too quickly, and that is why I listen to Iqbal very closely. बहुत जल्दी सब कुछ हुआ, और मैं आपको समझाता हूँ क्या। ताजुद्दीन अहमद साहब 29 या 30 तारीख को he crosses over from the East Pakistan border into India. March 1971. March 1971. And he is met at the border by Mr. Golok Majumdar of the BSF. Majumdar साहब उनको लेते हैं, establishes his identity. There was one more person with him, and drives to Damdam airport, where he is introduced to Mr. K.F. Rustamji, the head of BSF. There is a intelligence officer of BSF called Mr. Rajgopal or Rajgopalan, who confirms कि ये आदमी सही आदमी है, कोई भी आ सकता है. They go to Assam Bhavan on Theatre Road and they stay the night there. After that, I lose the track, but they land up in Delhi in a BSF aircraft to meet Mrs. Gandhi on the 1st or 2nd. 4 decisions are taken. First decision which is taken is that we will create a government in exile. अच्छा, ये पहला एक decision निर्वासित सरकार बनाई जाए बांग्लादेश की, which will be made up of people who had won the election, so there will be legitimacy. That is very important. सही तो ये अवामी लीग की सरकार हो गई. सही है। दूसरी ये डिसीजन ली गई कि ये सरकार जो बनेगी, इट वाज क्रिएटेड इन अ प्लेस कॉल्ड बैद्यनाथ तला, व्हिच इज नाउ कॉल्ड मुजीब नगर, ऑन द 17th of March. आप सोचिए इतना तेज, द एंटायर इंटरनेशनल प्रेस कोर लैंडेड अप इन बैद्यनाथ तला, और उसके 17th of April. एंड उसके 2 दिन पहले हुसैन अली, who was a consul general of Pakistan, Bengali, he switched allegiance from Pakistan to incoming government in exile of Bangladesh. उसके चलते जितने बंगाली डिप्लोमेटिक कोर थी दुनिया में, they all started resigning from all the. ओहो हो, जितने भी पाकिस्तानी सेवा में बैठे हुए थे बंगाली, सब ने रिजाइन करना शुरू कर दिया. अब ताजुद्दीन साहब के, I mean, from the Bengali sources which are credible, he then took a Dakota plane and he started visiting his people on the borders who were coming in. अच्छा, And he goes to Agartala also, where he makes a announcement. Now, Osmani Saab the, he was a retired colonel of the Pakistan Army. He had these handlebar mustaches. So he shaved his mustache and he moved into Agartala, because he would have been caught, because he looked very, very distinctive. And he met all the officers who were defecting from the Pakistan Army. Names like Major Shafiullah, Ziaur Rahman, Khalid Musharraf, ATM Haider. They were all very passionate. सेना में भी फूट हो गई, बड़े बड़े अफसर इधर आ गए. They took 3 decisions. One decision is that they would create a Fauj, like the Azad Hind Fauj, where Osmani Saab would be their commander-in-chief. हालांकि वो रिटायर कर चुके थे. Second decision which was taken is that they would organize themselves and fight the Pakistanis. And the third decision, which is a very important decision, is that they will seek help from India. And the fourth decision which was taken is that they will raise a guerrilla force. अच्छा, So it moved so quickly
कि मेरे ख्याल से 24 या 23 अप्रैल को a decision was taken that India would support them now in the name of the government of in exile, कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. This is a very important thing. The second decision which was taken is that we will raise a guerrilla force. तो we started. अब सोचिए कि 30-32 दिन के अंदर ये सब हो रहा है. पहले 2 महीने में जितने बच्चों को भेजे 40% भाग गए या अपने बंदूक छोड़ के आ गए. ना उनके पास बंदूकें थी, ना गोलियां थी, and the whole system was collapsing. That is when Manekshaw appointed a man called Major General Jimmy Sarkar of Central Indian Horse, Armored Corps officer. 7 कैंप लगे around East Pakistan, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, then there was called FJ. एक नेवी ने लगाया प्लासी में और 2 उबान साहब ने खड़ी की, जो इकबाल ने कहा. लेकिन बात ये थी कि द ईस्टर्न कमांड वाज वेरी वेरी अपसेट कि मुजीब ये जो गवर्नमेंट थी ये कहते थे कि खाली आप अवामी लीग के लड़कों को ले सकते हो मुक्ति बाहिनी में. इसमें बहुत प्रॉब्लम था और इसका असर अवामी लीग ये चाह रही थी कि जो लड़ने वाले हों वो सिर्फ हमारे लोग हों, अब किसी और को मत रखो और किसी को मत लो. तो हमें डर था कि एक तो स्पाइज आ जाएंगे, अच्छा आईएसआई तो हमारे भरोसे के लोग नहीं है. दूसरा, इट वाज अ लिबरेशन ऑफ अ कंट्री. यू कैन नॉट से कि खाली मेरे बंदे होंगे. तो इसमें जगजीत सिंह अरोड़ा साहब और उस्मानी के बीच बहुत खटपट हुई. जो आ रहा आने दो. हाँ, वो कहते थे आने दो, वो कहते ऐसा हम नहीं लड़ सकते. मैं इसलिए इसको कहता हूं कि जो हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी, मानेकशॉ साहब ने कहा कि दिसंबर तक रुकेंगे, दैट इज अनट्रू. He was off the block immediately because this war was also a very important part of the war. और जुलाई के महीने में एक बहुत ही आला अफसर हैं बंगाली, उनका नाम था ग्रुप कैप्टन A.K. खंडकर. वो डेप्यूटी चीफ थे. वो लाल साहब से मिले, हमारे एयर चीफ मार्शल लाल, PC लाल, उनकी वाइफ हैं एला. वो कलकत्ते में दे हैड डिनर. तो उन्होंने लाल साहब से कहा कि कैन यू हेल्प द बांग्लादेश एयरफोर्स. तो लाल साहब टोल्ड अ वेरी एमिनेंट Indian Air Force officer called Group Captain Chandan Singh to start a Khufia Air Force camp in Dimapur in Nagaland, which was called Kilo Flight, which you know about. तो ये सारा काम आप समझिए अप्रैल में तक हो गया और जुलाई तक इनकी बड़ी अच्छी खासी पिटाई हुई and the whole movement was collapsing. Then they struck back, and when they struck back, वो जो जुलाई से नवंबर तक इतना मारा पाकिस्तानियों को इन लोगों ने कि दिसंबर का, अगर आप इफ यू स्पीक टू ऑफिसर्स हु फॉट द वॉर, ही सेज अगर ये लोग नहीं रहते तो जंग और बहुत चलता. इन लोगों ने अपना जान लगा दिया. इन्होंने बदला लिया एक तरह से. नहीं, दे वर फ्रीडम फाइटर्स और हम इसके बारे में बात नहीं करते. हाँ, ये गलत है. लेकिन एक बात है कि अवामी लीग, ये कर्नल उस्मानी अवामी लीग के कार्डर्स को क्यों भर्ती करना चाह रहे थे मुक्ति बाहिनी में, क्योंकि वो वामपंथी जो कार्डर्स हैं जो बच गए थे, जो ऑपरेशन स्टीपल चेस में मारे नहीं गए, वो नहीं चाह रहे थे कि उनको एक नया जीवन, पुनर्जीवन दिया जाए. कहीं वो इसमें आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये आज़ादी के बाद में फिर से यहाँ पे सिविल वॉर हो सकती है. हाँ. और ये लेफ्ट जो है ये फिर से उठ के उभरेगा, क्योंकि पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं थी. वो क्रेडिट भी लेंगे ना. हाँ, कि भाई हम भी लड़े हैं. हाँ, तो इसलिए और आर्मी की जो स्टोरीज हैं उसके बारे में तो हमको पता, कोई बात ही नहीं करता है. लेकिन नेवी का जो कैंप था, उन लोगों ने तबाही मचा दी. और वो उनके हिस्ट्री, नेवल हिस्ट्री में भी है और कैप्टन सामंत और उन्नीथन साहब के किताब में भी है. बहुत अच्छी किताब है कि उन लोगों ने तो मतलब तबाही मचा दी पाकिस्तान में और बहुत नुकसान किया. तो मेरा खाली छोटा सा यही कहना है कि वी शुड accept कि and they fought with Indians. It is not that it was some separate force. नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी लड़े, ऐसा कैसे संभव है? नहीं और खुद लड़े अपनी लड़ाई. नहीं, और हमारे लोगों ने ट्रेनिंग दी उनको. हाँ. और मिलके किया ये काम, पूरा मिलके किया. और उनकी अभी भी इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते. तो मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग भी हुई और मुक्ति बाहिनी लड़ना भी शुरू हो चुकी थी. अमेरिका की नज़र भी रही होगी, पाकिस्तान शिकायत भी करता होगा कि अब तो इंडिया इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह. बिल्कुल सही है. वो जो बेड़ा चला अमेरिका की तरफ से, फाइनली जब अमेरिका ने कहा कि अब नहीं मानते तो फिर यही सही.
नहीं, वो ऐसा हुआ हम्म, कि अमेरिका डिड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे इन्फिल्ट्रेटेड द मुजीबनगर गवर्नमेंट एंड दे रीच्ड आउट टू. मुजीबनगर की सरकार, जिसे आप निर्वासित सरकार अभी बता रहे थे, बिल्कुल. वो है. उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था उसका नाम था खंडकर मुश्ताक. वो जी. लेटर प्रेसिडेंट बना. जी. तो ही वॉज टैप्ड बाय द CIA एंड देयर वाज अ मैन कॉल्ड कयूम, दैट वाज हिज नॉम दे प्लुम. तो मुझे जितना याद है, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में ये पूरा चौपट हो जाता, बिकॉज दे हैड डिसाइडेड कि ये आदमी न्यूयॉर्क में आएगा और बोलेगा चलो सुलह कर लेते हैं, और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता. बट रॉ एंड आईबी गॉट टू नो ऑफ इट. सो गैरी बैसिस बुक में है कि वो ही रिपोर्ट्स बैक सेइंग दैट नाउ वी कांट टॉक टू यू बिकॉज दे हैव सेड यू कांट टॉक टू एनीबॉडी. और जैसे इकबाल ने जिक्र किया और किसी संदर्भ में कि DP धर साहब आए थे कलकत्ते एंड ही हैड अ मीटिंग. ही सेड आदमी को निकाल दो क्योंकि अभी जंग शुरू होने वाला है, अगर इसको सब कुछ पता चल गया ये तो चौपट कर देगा. और उसको ही वॉज रिमूव्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर, बट ही डिड नॉट फॉरगेट. He was the one who got Tajuddin Ahmed killed in jail in 1975. Complicated. इतनी आसान नहीं आपने है भाई ये साहब. उसकी अमेरिकन जी. वो नौसैनिक जी. बेड़े की बात जी. की, जी. उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसका नाम था USS एंटरप्राइज टास्क फोर्स हाँ, 74. Enterprise. जी. और उसमें एक ये रमेश शर्मा की फिल्म है जो नई अभी आई है, द किसिंजर डॉक्ट्रिन. उसमें एक वीडियो क्लिप है सोवियत नेवी के एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव का, जो उस समय 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप ऑफ सोवियत पैसिफिक फ्लीट के कमांडर थे. उनको रशियन नेवी, सोवियत नेवी के जो कमांडर इन चीफ थे एडमिरल गोर्शकोव, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप जाइए और इस US बे ऑफ बंगाल में जाइए, और जो ये टास्क फोर्स 74 है उसमें आप अड़ंगा डालिए और उनको पाकिस्तानी फ़ौज की मदद करने से रोकिए, क्योंकि उनके पास हवाई जहाज़ वगैरह भी थे. और हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत, वो ऑपरेट कर रहा था, और वो उसके जहाज़ बड़े पुराने थे, उनके पास तो सुपरसोनिक जहाज़ थे. तो ये जो एडमिरल क्रुगलियाकोव है, उन्होंने एक बेड़ा भेजा 4 सबमरीन्स का, सोवियत सबमरीन्स का, और उनके पास वो विस्की क्लास के सबमरीन्स थे. उनकी जो मतलब नॉमेनक्लेचर है कि अलग अलग सबमरीन्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की, टनेज की होती हैं, और उनके पास ये डीजल सबमरीन्स थे, और उनके पास P-35 क्रूज मिसाइल्स थे. और इन सबमरीन्स ने घेर लिया था टास्क फोर्स 74 को, और वो सरफेस कर गए थे, और उन्होंने दिखाया और इंडिकेशन दिया अमेरिकन सेना को, अमेरिकन नेवी को, कि हमारे पास ये P-35 मिसाइल्स हैं और इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और ये 10 किलोटन का न्यूक्लियर वॉरहेड है हर एक मिसाइल में, और एक 200 किलोटन का भी वर्जन है. और उन्होंने ये टास्क फोर्स 74 को जो चिटागोंग की तरफ जा रही थी उसको वहाँ पे रोका. तो जो टास्क फोर्स का कमांडर था उसने देखा कि भाई ये तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है. जब ये वॉर सेकंड पहली बार हुआ था 62 में क्यूबा में, बे ऑफ पिग्स में, अब ये बे ऑफ बंगाल में हो गया 71 में. तो वो पीछे घूम के वापस लौट गया जहाँ उसने जाना था, जहाँ से आया था, गल्फ ऑफ टोंकिन में, साउथ वियतनाम के पास. तो जो सोवियत नेवी उस समय नहीं आती हमारी मदद पे, तो हो सकता था, संभव है कि अमेरिकन जो है इस लड़ाई में घुस जाते कि, और ढाका का जो सरेंडर हुआ था उसको रोकने के लिए. No, but this happened after the Dhaka surrender. It was around the same time. It was So, around the yeah, same time. yeah. They takes time for them, took time for them to I sail. mean, they might have done something लगभग else. वही टाइम है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जब ये कह दिया था कि हम गिर गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है, तो फिर ये चलना शुरू हुआ कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो चलो फिर हम भी लड़ते हैं. तो लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो संधि हुई ये इसलिए संभव हो सका, जो हमने सोवियत के साथ वो सही टाइम पे एक ट्रीटी कर ली, और सोवियत उसके हाथों मजबूर भी था कि अब हम मदद करेंगे अगर ऐसा होगा तो कुछ. उस संधि के चलते ये हुआ. इंदिरा को थोड़ा आइडिया था क्या कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि कभी अमेरिका उस तरफ से एक्टिवली आ जाए? ऐसे समर्थन करना अलग बात है भाई. ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है कि हमें इंटेलिजेंस नहीं थी.
हाँ। क्योंकि 1990s तक हमारी जो इंटेलिजेंस की क्षमता थी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया थी। हमारे पास वहाँ पे नेटवर्क था और भारत सरकार को पता था कि ये चाइना का ये हो रहा है, हम्म ये अमेरिकन के साथ में ये डील हो रही है। हम्म तो संभव है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट कि भाई आपके क्या होगा आगे जाके, लेकिन आपको एक बड़े भाई की ज़रूरत पड़ती है किसी लड़ाई में। हो सकता है ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन बड़े भाई का लेके तो रुतबा रखो, जो है हाँ हाँ, वो आपको काम में आता है। गारंटी लेके तो रखो ही हाँ, तो कि हम उसके भाई लड़ तो रहे हैं, आ जाना नहीं बुलाए। जो हम हारने वाले होए तो हम उसके पीछे छुप जाएंगे हम्म। और वो गुर्राएगा, तो फिर ये मतलब बाजी हार नहीं तो पाएंगे। बेसिकली बड़ा योगदान है सोवियत का। सोवियत का बहुत योगदान है और उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़बरदस्त मित्रता निभाई है और उनके बिना ये संभव नहीं होता कि हम ये पाकिस्तान आर्मी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते। और 1967-68 से हमें सोवियट्स ने काफ़ी हथियार देने शुरू किए थे। अब मेरे आखिरी एक दो सवाल हैं। एक तो ये, यूएन क्या कर रहा था उस वक्त? द वॉर वॉज फॉट अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तो बीजिंग में था, वो हमारे ब्रजेश मिश्रा साहब वहाँ चार्ज अफेयर्स थे। एक लंदन में था, अपापन साहब हमारे हाई कमिश्नर थे वहाँ। एक वाशिंगटन डीसी में था, वहाँ हमारे LK झा साहब एम्बेसडर थे। और यूएन में समर सेन साहब हमारे एम्बेसडर थे। तो यूएन का किस्सा जो है वो हमारे किताब में, हमारे जो यूएन के बाद में एम्बेसडर बने अशोक मुखर्जी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है किस्से के बारे में। इट्स एन एक्यूरेट नरेशन की क्या हुआ था। देयर वर सेवरल प्लेयर्स इन इट। The Chinese ambassador to the UN was a man called Huang Hua. Then the American ambassador to the UN was George Bush, who became the president. CIA चीफ भी रहे। हाँ, एग्जैक्टली Exactly. जॉर्ज बुश सीनियर। अब हुआ ये कि जब 4 तारीख को जंग शुरू हुआ तो सबसे बड़ा डर इंडिया को था कि सीजफायर हो जाएगा। तो आप समझिए बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए ब्राह्मणबाड़िया में या ऊपर से नीचे आ गए जमालपुर में या जसौर में और सीजफायर हो गया, तो मतलब अभी तक फंसे रहते। तो इंडियन आर्मी हैड अ प्लान, बट दैट इज द रीजन व्हाई द इंडियन फोर्सेस हैड टू मूव वेरी वेरी क्विकली। एक चीज रोक के पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बात पूछी नहीं और आई नहीं, भारत की आर्मी कब घुसी अंदर? मैं आपको बताता हूँ। हम ऑफिशियल बात करते हैं, अनऑफिशियल अलग से करते बिल्कुल हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में there were several operations which were carried out. The one which I am very familiar with is one in Atgram, which is near the Karimganj Bulge, where the 4-5 Gurkhas carried out the last Khukri attack. They went into Atgram only with Khukris. और उन्होंने 34 लोगों के गले काट दिए because they needed that road. ये एक था। एक ऑपरेशन हुआ 25-26 तारीख अक्टूबर, मेरे ख्याल से 21-22 तारीख अक्टूबर, माय डेट्स कुड बी रॉन्ग। देयर इज अ टी गार्डन कॉल्ड दोलाई नेक्स्ट टू अ रिवर कॉल्ड ढलाई। वहाँ ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने छापा मारा, लेकिन पाकिस्तानियों ने जम के जवाब दिया। एंड सगत सिंह वाज ऑफ द व्यू दैट यू कैन नॉट गेट इनटू वॉर विद दिस थिंग कि वहाँ तो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ही डिडंट वांट दैट। ही चक्ड एन एंटायर ब्रिगेड इनटू दैट वॉर. And we lost a lot of people in Dhalai. And there's a story told to me by Flight Lieutenant Jayaraman, who was the squadron commander of 110 helicopter. Sagat went to the battlefield, and he quickly realized that the Pakistani soldier and the Pakistani young officer was very highly trained, and he was completely committed. और इसको अगर आपने granted ले लिया तो ये आपको खा जाएगा। इसकी बड़प्पन देखिए। सो ही क्विकली रिक्राफ्टेड हिज बैटल प्लान्स। और ढलाई का बैटल जब चल रहा था तब मिसेस गांधी व्हाइट हाउस में थी। तो आपने जो बात पूछी ये हुआ था। योर असेसमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद नवंबर के 18, 19, 21, 22 तारीख को देयर वाज अ बैटल इन बोयरा, जहाँ ये मेहदी साहब जो पाकिस्तान के एयर चीफ थे उनकी जहाज उतार दी थी इन लोगों ने, जो हमारे पनाग साहब बात करते हैं। तो वहाँ the Pakistanis lost, I think, 12 or 13 American tanks in that battle. तो
इंडियन आर्मी, जैसे इकबाल ने जिक्र किया और आप भी कह रहे थे, धीरे 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 अंदर जा रही थी। और हम क्या कह रहे थे वहां पे व्हाइट हाउस से दुनिया में, हम अच्छा, क्यों जा रहे हैं अंदर? नहीं, हम कह रहे हम कह रहे थे मुक्ति बाहिनी लड़ रही है, वो लोग अपना लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये बहुत उनको महावीर चक्र मिला, लीडिंग सीमन चिमन सिंह। ही वॉज ट्रेनिंग द नेवल कमांडोज। तो नवंबर के महीने में ये लोग बॉर्डर में जाते थे और समझिए 20, 40, 50 बच्चों को अंदर डाल दिया। दे यूज्ड टू कैरी लिम्पेट माइंस, कॉन्डोम्स, निरोध कॉन्डोम्स एंड अ नाइफ। तो दे वुड गेट इनटू द रिवर, जहाज देखा, चाकू निकाला, उसको साफ किया और माइन लगा दिया। तो माइन फट जाता था तो मर जाते थे। तो इन लोगों ने माइन कॉन्डोम के अंदर डालना शुरू किया और चिपका देते थे कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे पानी लगने में और फटे, और ये भाग जाते थे। उस ऑपरेशन में द डिटेल्स आर अ बिट, रीजंस आर अ बिट काइंड ऑफ, आई डोंट नो। चिमन सिंह साहब भी अंदर चले गए। जब अंदर चले गए, देयर वाज पैनिक इन फोर्ट विलियम एंड इन साउथ ब्लॉक एंड इन नेवल हेडक्वार्टर्स कि चिमन सिंह अंदर कहाँ चला गया। क्योंकि अगर पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते तो बोलते कि ये हिंदुस्तानी, ये देखिए हिंदुस्तानी। मिसेस गांधी उस दिन व्हाइट हाउस में थी और उनको बताया गया था कि ये चिमन सिंह गायब है। समझिए, मिसेस वो निक्सन ने पूछा कि आप यहाँ अंदर जा रहे हो, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं जा रहे। अब समझिए किसी ने फोटो दिखा दिया चिमन सिंह का, तो वो क्या कहती? तो चिमन सिंह वाज पिक्ड अप बाय द 22 राजपूत्स वो फाइटिंग इन द बैटल ऑफ बॉयरा। उसने सोचा ये पाकिस्तानी स्पाई है, तो उसको तो गोली मार देते। तो वो यूनिट का एक आदमी था, जवान, उसने बोला ये मेरे साथ, मेरे भाई के साथ स्कूल में पढ़ता था गोकुलगढ़ में, हरियाणा में। चिमन सिंह वैसे बच गया। तो वो अंदर फंसा हुआ था जब बैटल ऑफ बॉयरा चल रहा था। तो ये सब हुई, मतलब दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो टू योर क्वेश्चन, ये मामला अक्टूबर से, मुक्ति बाहिनी तो घुस गया था अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद उस जून के महीने में दे अटैक्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, खालिद मुशर्रफ एंड सो ऑन। he was a part of Shabik Singh's camp. Shabik Singh साहब जो ब्लू स्टार में later he got killed। हाँ, बिल्कुल, शाबिक, बिल्कुल, जलियांवाला, सॉरी, अमृतसर, भिंडरवाला, जी, भिंडरवाला। तो वो बहुत कमिटेड आला अफसर थे। तो वो तो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, ATM हैदर एंड खालिद मुशर्रफ, दे वेंट एंड अटैक्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बिकॉज द वर्ल्ड बैंक पीपल वर स्टेइंग देयर, कि पाकिस्तान को पैसे देने आए तो उन्होंने उड़ा दिया हमें। तो वो तो चलता रहा। देखो भाई, ऐसा है, मेरा नज़रिया इसमें थोड़ा अलग है। अक्टूबर में तो नहीं गए। 65 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। उसमें उसने मुजाहिद भेजे जो सारे अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, और वो मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसमें मैंने उनका वो इंटरव्यू वगैरह दिखाया है, डिस्कवरी के लिए बनाई थी 10-15 साल पहले। तो जैसे उन्होंने 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, 47 में उन्होंने कश्मीर का ऑपरेशन किया, उस तरह हमने 71 में ये किया। तो इसमें क्या बुरा है? हम लोग पहले ही घुस गए। जो हम घुसते नहीं पहले, और आर्मी जो है वो वामपंथी दलों को मार नहीं देती, ख़त्म नहीं करती, तो मुजीब अक्टूबर 1970 का इलेक्शन कभी नहीं जीत सकता था। तो 70 से ये मतलब खेल चल रहा था, और उन दिनों में इतनी सोफिस्टिकेटेड एरियल इंटेलिजेंस नहीं थी, सैटेलाइट्स नहीं थे, सेंसर्स नहीं थे, कोई अमेरिकन U-2 एयरक्राफ्ट ऊपर घूम नहीं रहे थे। तो इसलिए वो पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग इन्फॉर्म्ड थे उनको पता था कि क्या हो रहा है। और 70 तक तो वो अंग्रेज़ था यहाँ पे दिल्ली में, स्पेशल लाइजन ऑफिसर, वो बता ही रहा था। तो उनको पता था कि ये अल्टीमेटली ये यहाँ पे ये सरकार गिरेगी पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान। सही है। अक्सर मैं सुनता हूँ कि बिल्कुल जब जंग खत्म होने की तरफ थी, तो एक तरफ ये प्रेशर आ रहा था दुनिया से कि अब रोक दीजिए, अब हो गया, बस जितना होना था सीज फायर कीजिए। तो जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़ा सा नेगोशिएट कर रही थी, क्योंकि उसे आर्मी की लीडरशिप से ये पता था कि हमें बस इतना टाइम और दीजिए, अब हो जाएगा, अब होने वाला है। ये घटनाएं क्या घट रही थी, जिसमें एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी समझदारी से काम कर रही है कि जितना जल्दी हो सके करो, इधर बहुत प्रेशर है, और हमारी आर्मी की लीडरशिप भी 90,000 सिपाही थे अंदर, पर उन्हें ही पता था कि अब टाइम कम है। तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का क्लाइमैक्स है, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल सबसे बड़ा एक्शन अंत में होता है। मैंने वीटो के बारे में तो आपको बताया यूएन में कि वीटोज हो रही थी। नहीं, कहाँ बताया? अच्छा, तो मैं बताता हूँ कि यूएन में
रेजोल्यूशंस मूव हो रहे थे कि जंग बंद करो, सीज फायर करो, हाँ। और यूएसएसआर वीटो कर रहा था। नाउ 6 तारीख सुबह या दोपहर को CIA ने निक्सन और किसिंजर को बताया 6 दिसंबर को कि हमारा एक मोल है इंडियन कैबिनेट में, वो ये कह रहा है कि जब हम लोग बांग्लादेश से निपट लेंगे, वी विल गो ब्रेक अप पाकिस्तान एंड वी विल इंटीग्रेट POK into or Azad Kashmir into India. So Kissinger, the term they use is escalate. So he, George Bush, Al Haig, they go to New York from Washington and they meet Huang Hua और उसको समझाते हैं कि भाई ये होने वाला है। चीनियों को बताते हैं और वो लोग 4 एक्शन लेते हैं। एक तो जॉर्डन से ये लोग जहाज भेजते हैं जो अमेरिकन लॉ को मतलब इट वाज अगेंस्ट अमेरिकन लॉ। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो गिवन टू जॉर्डन दे वर सेंट टू पाकिस्तान। आर्म्स एम्बार्गो था, पाकिस्तान नहीं एक तो ये था। दूसरा दे टोल्ड ईरान नॉट टू सप्लाई ऑयल। अच्छा। थर्ड दे कैंसल्ड इंडिया को। द थर्ड दे डिड इज दैट दे कैंसल्ड ऑल इक्विपमेंट हार्डवेयर फॉर मिलिट्री सप्लाई। कुछ मत दो इंडिया को, कुछ मत दो। और ये एक हो गया। एंड दे टोल्ड द रशियंस कि भाई वी हैव बीन फ्रेंड्स, याद है सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अमेरिका में द US ambassador was a very famous Russian ambassador called Dobrynin. तो उसने मिसेस गांधी को फोन करा होगा थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। सो ही ऑन द 12th said कि Indians have no interest in West Pakistan. Now that is a mysterious story. I'll come back to that in a minute. But the Pakistanis write that from the 9th they knew कि ये मामला डूबने वाला है, and they kept pleading with the Americans कि आप लोग ceasefire करा दो। And the Pakistani army, if you see the cables which Yahya Khan sends to Niazi, he said उनका they used to use the term blues from the south, yellows from the north. The Chinese will attack from the north and the Americans will come from the south. अच्छा। Now south I will उन्हें discuss. विश्वास था। उनको ये मतलब विश्वास था। हाँ। नॉर्थ का ये प्रॉब्लम था कि after this Russian fiasco took place, which we spoke about, there was a very famous marshal of the Pakistan Liberation Army whose name was Lin Biao. Not Pakistan Liberation, Chinese Liberation Army called Lin Biao. Lin Biao साहब was Mao's successor. अच्छा। उन दोनों में कुछ अनबन हो गई and typical Chinese style he was kind of sacked. उसका जो लड़का था वो एयरफोर्स ऑफिसर था। He created a mini clumsy revolt against Mao and on the 17th of September, sometime in September, हमारे लिन बियाओ साहब का एयर क्रैश हो गया इन अ हॉकर सिडली एयरक्राफ्ट ऑन द मंगोलियन बॉर्डर इन अ प्लेस कॉल्ड ओंद्रो खान। तो चाइना वाज इन द मिडल ऑफ अ पर्ज इन देयर मिलिट्री। दे वर इन नो पोजीशन टू मूव एंड चाइना बीइंग चाइना में फंसा रह गया। चाइना मूव नहीं कर सकता था। यहां जैसे इकबाल अनुमान लगाते हैं, मुझे लगता है कि ये खबर थोड़ी बहुत शायद ब्रजेश मिश्रा साहब को थी। हाँ, चीन में थे। हालांकि उनके साथ कोई बात ही नहीं करता था। बट द एयरक्राफ्ट कैरियर टास्को 72 was deployed. They came in, they were east of Sri Lanka and the Russian fleet came in. Admiral Grushkov has left records for it and Iqbal explained that in detail. तो ये दो अलग अलग चल रही थी। 11-12 तारीख को and that story gets it's like a thriller but it is complicated. Rao Farman Ali sent an offer of ceasefire. But on the 15th, they killed 250 intellectuals in Dhaka. मतलब imagine कितना मतलब what kind of people are they? The Al-Badr group. But 15 तारीख को Bhutto rejects the Polish resolution. I won't describe it because it is in the book. ठीक है। And Manekshaw now has the UN office back. ये खबर Manekshaw को मिलती है रात को 10:30 बजे। लेकिन शाम को 5:30 बजे in response to a cable sent by Niazi, which is sent to us through Kenneth Keating in Delhi, he responds and says, I'm stopping the bombing of Dhaka. आप उसको पढ़ना चाहिए। It's a fabulous document. जो नियाजी ने दिल्ली को भेजा। नहीं, जो मानेकशॉ ने रावलपिंडी को भेजा। ओके। It's detailed. He said, मैं इतने फ्रीक्वेंसी खोल के रखूंगा, मैं अभी से लेके इतने देर तक बॉम्बिंग और शेलिंग ढाका का बंद कर रहा हूँ, आपको कल सरेंडर करना पड़ेगा। The word surrender was introduced then. And not only do you have to surrender to the Bangladeshi and the Indian forces. दोनों के साथ। दोनों। जॉइंट कमांड। जॉइंट कमांड। क्योंकि आप कह रहे थे क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ।
ये बांग्लादेशी नॉर्मली इसके बारे में बात नहीं करते, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि 6 तारीख को मैंने जैसे पहले आपसे कहा, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा became the commander of both Indian and the Bangladeshi forces. So the Bengalis who fought, the East Bengal, East Pakistan Rifle and East Bengal Regiment officers who fought, they were all fought together with the Indian Army. Now ये हो गया, and he stopped shelling off Dhaka. The Indian Army started moving into Dhaka on the 16th morning. 11-11:30 बजे जनरल जेकब, who was a major general, ये जो पेपर में आता रहता है, he won the war, he was a very good officer, but it operates, there are hundreds of people who are. सही बात. So he goes there, and there is a person called Colonel Khara who was from military intelligence. When he gives it to Niazi gives it to Rao Farman Ali, and they say in Punjabi, कुछ पल्ले पड़ा, तो he sees it, he said, I'm not going to surrender. So he said, then we'll start shelling. And the second thing he says, that I will not surrender to the Bengalis. He said, this is what has come from Delhi. Either you accept it, otherwise going back. I mean, going back and the war will start again. And he agrees. And then they have lunch. But by then, Arora, Admiral Krishnan, Air Marshal Hari Diwan, and Group Captain Khandakar, they fly in an Avro from Calcutta to Guwahati to Agartala. They take helicopters, come to Dhaka. लेकिन हमारी संख्या बहुत कम थी वहाँ. देखिए उसमें क्या हुआ, जो अभी बात नहीं हुई, हमारे किताब में सारी पूरी जंग की स्टोरी हमने नहीं दी. इट्स नॉट अ बुक ऑफ वॉर. बिल्कुल वॉर पे नहीं है. It's the war before the war. Yeah. वॉर की बात तो पूरी नहीं है obviously. The war which we have said is कि we have basically covered the Vikrant choked off the Bay of Bengal. Which we told you. बिल्कुल. The Indian Air Force, they destroyed the Dhaka airport. They created the runway. And Pakistanis fought very hard on the 4th and 5th. 6 तारीख रात को they destroyed the runway. The Pakistanis repaired it. 7 तारीख सुबह they again created it. On the 7th, Sagat Singh lifts the Gorkhas into Sylhet in that famous special heliborne operation in Sylhet. वो क्यों किया? क्योंकि सिलेट में 3 ब्रिगेड थे. गुरखास ने उसको पकड़ के दीवार के साथ लगा दिया कि आप ढाका नहीं आ सकते, ये इधर नहीं आएंगे. 6,000 लोग. From the 8th, on the 9th morning, Sagat Singh heli-lifted across Meghna to Raipura, Narsingdi and Dautkendi, and they went to Dhaka. So ये लोग साउथ ईस्ट से ढाका की तरफ गए. ऊपर से the Marathas came down, Lieutenant Colonel Bulbul Bra, Blue Star fame, and they linked up with the Paras and they came to Dhaka. And if you read the Pakistani accounts, they knew कि ये घिर गए हैं और मतलब बुरे मारे जाएंगे. तो फिर मैं ये तो नहीं मान सकता कि जैसे बहुत सारी जगह कहा जाता है कि थोड़ा सा कपट किया हमने पाकिस्तानियों के साथ, चाल चली, उन्हें लगा अरे ये तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं. एक्चुअली बहुत सारे लोग आ ही रहे थे और हम उन्हें भींच ही रहे थे धीरे धीरे. देखिए ऐसा है कि मेरी जो कम समझ है कि जंग में ये सब करना पड़ता है. हाँ, लड़ाई में सब कुछ जायज़ है. नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए, किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से जो सुन रहा हूँ अब डिटेल्स, उसमें मुझे ये लग रहा है कि 90,000 सैनिक उधर थे, वो लड़ भी सकते थे, लेकिन जो भारत जिस तरह से प्रेशर बना रहा था चारों तरफ से, तो फिर वो लड़ना एक तरह से बस यही था कि वो मरना ही तय था. उसमें जीत तो थी नहीं. वेस्ट पाकिस्तान से कोई आ नहीं पा रहा था. जैसा आपने बताया, चाइना अपने मामले में फंस गया है, इधर अमेरिका को सोवियत ने रोक लिया है, तो अब बचा ही क्या था फिर इसके अलावा कि लड़ते लड़ते या तो मनोवैज्ञानिक दबाव था बड़ा जबरदस्त. आप सोचिए, सिर्फ बुरी खबरें आ रही थी. 1 बटालियन गुरखास का 3 ब्रिगेड को उन्होंने पकड़ के रखा. ये किस्सा हम लोग इमेजिन करिए कि 8 तारीख रात से लेके 16 तारीख तक 8 या 9 दिन 400, 500, 600 लोग थे. वो लोग उन्होंने 3 ब्रिगेड को रोक के रखे हुए. It's a classic. That battle is a classic. I mean, entire East Pakistan thing. तो इस तरह से ढाका गिरा, लेकिन उस्मानी साहब नहीं थे. हाँ, आप बता रहे थे ना उस्मानी साहब के बारे में. तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी सोशल मीडिया में देखें तो ये लोग 3 चीज़ें कहते हैं. एक तो कहते हैं कि भाई आप लोग हमारी उनको अहमियत ही नहीं देते, विच वी हैव एड्रेस्ड आई थिंक वेरी फेयरली. Second is that कि Osmani Saab was not, I mean, we were not representing in the surrender ceremony. That is wrong. Because the person who represented them in the surrender ceremony was the Deputy Chief of Bangladesh Army, Chief of Staff, Group Captain A.K. Khandkar.
who became the first air chief of Bangladesh. हाँ बात खंडकर साहब बताते हैं, मेरे पास वो वीडियो है, ये नहीं कि किसी ने बताया है, वो कहते हैं कि 13 तारीख को उस्मानी साहब कलकत्ते छोड़ के चले गए थे, बिकॉज अरोड़ा वॉज फाइट द कमांडर. कहाँ गए थे किसी को पता नहीं था, वो सिलेट के रहने वाले थे. तो 16 तारीख को जब ये बात चली कि दोपहर को शायद सरेंडर होने वाला है, ताजुद्दीन अहमद साहब ने उनको कहा कि आप जल्दी जाइए दमदम, फ़ोन आ रहे हैं कि आपको किसी को भेजना है. ना कर्नल रॉब हैं जो डेप्यूटी चीफ थे, ना उस्मानी साहब हैं, आप जाइए. वहाँ मौजूद रहना है जब वो सरेंडर हो रहा होगा. तो वो कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट गया और जो स्टेप लैडर होता है उसके नीचे अरोड़ा साहब, एडमिरल कृष्णन, एयर मार्शल हरि दीवान वेट कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आप पहले चढ़िए. उस्मानी का नहीं, खंडकर को. खंडकर का. अच्छा. वो कहते हैं कि मैं सबसे जूनियर था, हाँ. लेकिन उन्होंने हमें इज्जत दी. और वो वहाँ थे क्या कहते हैं, रमना रेस कोर्स में ड्यूरिंग सरेंडर सेरेमनी. खाली उन्होंने दस्तखत नहीं की. तो अगर आप सरेंडर डॉक्यूमेंट देखें, जगजीत सिंह अरोड़ा कमांडर ऑफ बंगाल, बांग्लादेशी एंड इंडियन फोर्सेस है उस डॉक्यूमेंट में. तो उसमें और किसी के सिग्नेचर की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन दोनों का एक था. हाँ, लेकिन इकबाल और हमने बात की, ये अच्छा फॉर्म होता कि उनको भी बैठा लेते और बोलते आप भी साइन कर. तो इस बात की शिकायत थी इस बांग्लादेशियों को. हाँ, बांग्लादेशियों को शिकायत है. तो ये ऐसा हुआ. उस्मानी साहब 16 तारीख सुबह कुमिल्ला पहुंच गए और सगत सिंह से मिले. तो सगत सिंह ने बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं पता करने आया कि हो क्या रहा है. वी हैड फ्लोन फ्रॉम अगरतला. सगत सिंह ने कहा कि देखिए 4:30 बजे मुझे सिग्नल आया है कि 4:30 बजे सरेंडर है और अरोड़ा साहब आ रहे हैं. अरोड़ा साहब आ रहे हैं? मानेकशॉ साहब नहीं आ रहे? तो नहीं, अरोड़ा साहब आ रहे हैं, क्योंकि नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल है, हमारे ईस्ट आर्मी के कमांडर अरोड़ा हैं. तो मानेकशॉ नहीं आएंगे इसलिए. तो उस्मानी अपने आप को मानेकशॉ साहब के बराबर मानते थे. तो वो आए नहीं. हाँ. और शाम को एक हेलीकॉप्टर गेट्स शॉट डाउन शॉर्ट ऑफ सिलहेट. वी नो द को पायलट ऑफ दैट हेलीकॉप्टर. वो कहते हैं कि गोली चली, वी ब्रॉट द हेलीकॉप्टर डाउन. तब मुझे पता चला कि नीचे अंदर आदमी बैठा है, वो उस्मानी है. सो ही वॉज टेकन टू 8 हेडक्वार्टर्स. कृष्णा राव साहब मिले. वो अगरतला से सिलेट जा रहे थे और उनको बोला गया था कि अभी मत जाइए, अभी जंग पूरा खत्म नहीं हुआ है, गोली भी वही चल रही है. तो ये किस्सा. लेकिन एक बात है कि उस्मानी साहब ने इसके बारे में कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं छोड़ा. हाँ. ये मतलब ये अफवाह चलती है, लेकिन इस अफवाह को वी शुड काउंटर इट. तो ये 9 महीने थे जिसमें शेख जेल में थे. जैसा आपने कहा, उसके बाद वो बाहर आए, बांग्लादेश पहुंचे. बांग्लादेश बन चुका था हीरो की तरह से. ईरान में हुआ था सब जीता गया और बाद में वे आए और हीरो हो गए. लेकिन उनका अपना संघर्ष है. बस उन 9 महीने में वो उस स्टेज पे नहीं थे जहाँ वॉर हो रही थी. और आपने ये भी बताया कि आने के बाद उन्होंने कुछ खास पूछताछ भी नहीं की, क्या घटा क्या नहीं घटा, और आगे का काम उन्होंने अपने हाथों में ले लिया. तो ये बांग्लादेश वॉर की कहानी है. इसमें आखिर में आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? क्या ज़रूरत थी इस कहानी को दोबारा से लिखने की? इतनी कहानियाँ ऑलरेडी थीं. देखिए, इसमें 3-4 बातें थी. एक तो ये साबित करना था कि बांग्लादेश की जो लड़ाई थी और बांग्लादेश का जो की पैदाइश है, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस थी. और वो 1960-61 में शुरू हुई थी और 1971 में पूरी हुई. वो कहीं किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है. दूसरी बात ये है, जो ऑपरेशन स्टीपल चेस है, जिसमें कि ये वामपंथियों को मारा गया और साथ में पाकिस्तान आर्मी को भी हताश किया गया. गुरिल्ला अटैक से उनको डिमोरलाइज किया गया, उनको डिग्रेड किया गया. वो भी एक मतलब एक फुटनोट है, मेन नैरेटिव में वो है ही नहीं. हाँ. और तीसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की दरार थी, वो 47-48 में ही शुरू हो गई थी. लैंग्वेज पे, कल्चर पे और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे. तो एक जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल नज़रिया जो था, वो हम समझते थे कि ज़रूरी है बताना कि भाई ये ऐसे, ये जो लड़ाई है, एक लड़ाई के पहले भी लड़ाई थी. और जब पॉलिटिक्स फेल हो जाती है, फिर डिप्लोमेसी आगे आती है. जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो फिर जंग शुरू होती है. तो ये 3 बातें बतानी बड़ी ज़रूरी थी. और चौथी बात तो हमने बताई नहीं कि भाई स्ट्रेटिजिकली हमसे, मैं समझता हूँ कि हमसे एक बड़ी भारी गलती हुई कि हमने त्रिपुरा को
बे ऑफ बंगाल से जोड़ा नहीं, क्योंकि त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो समुद्र के तट से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। तो उस समय हमको एक उनका जो ट्राई जंक्शन है जहाँ पे बर्मा और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का मिलन होता है, उस पॉइंट पे जो हम एक छोटा सा एरिया ले लेते और उसको इंडिया में अब्जॉर्ब कर देते, उस समय कर सकते थे, और वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन को रीसेटल कर देते, और तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी डेवलपमेंट की कहानी आज की डेट पे अलग होती। और ये चिकन्स नेक की जो हमारी वीकनेस है, कमज़ोरी है चीन के सामने, बांग्लादेश के सामने, अब बांग्लादेश ने चीन को चिकन्स नेक के पास लाल मुनीर हाट का एयरबेस दे दिया है, तो वो जो कमज़ोरी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती जो हम ये त्रिपुरा को कनेक्ट कर लेते बे ऑफ बंगाल से। तो ये मैं समझता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में काफ़ी नज़दीकी हो रही है 2025 से। उनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही हैं, नेवी की भी हो रही हैं। पाकिस्तान से वो फाइटर्स ले रहे हैं, मिसाइल ले रहे हैं, और उनके ट्रेनिंग मिशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आने वाले सालों में हमारे लिए एक ये चुनौती है कि अब 3 जो हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तीनों हमारे दोस्त नहीं हैं, और ये हमें चुनौती जो है इसका सामना करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे हम इसका सामना कर सकें और कैसे हम अपने आप को इस आने वाले दलदल से निकाल सकें। कुछ जोड़ना चाहें लास्ट में? हाँ, मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं कि जो इकबाल ने कहा वो आज की रियलिटी है। मुझे लगता है कि वी शुड एक्नॉलेज, वी शुड बिहेव द वे वी शुड बिहेव। एक ये कि हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने आपकी आज़ादी हमने दिलाई। किसी को भी ये पसंद नहीं होती ये बात। वी शुड नेवर से इट। दिस इज़ माई फर्म व्यू। दे गेव एज मच एज वी डिड. We know what happened over a period of time. That is a real politic. But they gave blood for their freedom. The other thing is that we never acknowledged the role of the Mukti Bahini. उसकी वजह ये है कि it was a खुफिया ऑपरेशन then. तो इंडियन आर्मी जब अपनी हिस्ट्री लिखती है, जो यूनिट्स फाइट किए थे, जो स्क्वाड्रन, वो अपनी वो 12 दिन 14 दिन की का ब्यौरा देती है। लेकिन उसके पहले जो हुआ ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। That was a very important part. And if you speak to senior officers, they say that without that, we wouldn't have been able to do it. The third thing is that they are a very emotional people. And if you ask me right now, our understanding is that it's a very delicate situation and we should handle it with a great deal of maturity, which would help us. So we should not, get aggressive. I mean, what we should do, I'm not sure about it. But by and large, the people of Bangladesh, यहाँ कुछ भी होता है दिल्ली में, जैसे हमने कहा ये घुसपैठिए हैं या ये इनको निकाल देंगे या ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो तुरंत ट्विटर और इंस्टाग्राम में छोटे छोटे गांव-गंजों में चले जाती है। बिल्कुल जाता है। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है हमें। आई मीन, अगर उसका कोई सोल्यूशन निकले, जैसे ये ऑपरेशन की बात हुई 1961 से, तब तो कुछ बात बने, लेकिन इस तरह की बातें कहने से सिर्फ बात बिगड़ती है। जैसे आपने हमें अवसर दिया ये उस्मानी साहब की स्टोरी बताने, अगर आप किसी बांग्लादेशी को इसको समझाएं, वो समझ जाता है, बोलते अच्छा ये बात हुई थी, हमें पता नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा, आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट इकबाल सेड, आई एग्री विद व्हाट ही सेड। लेकिन देखिए, लगता है जैसे एक चक्र पूरा हो गया है आज के बांग्लादेश में। अब एक ऐसी सरकार मौजूद है जो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहती है, एक ऐसी सरकार मौजूद है जो अमेरिका से भी दोस्ती रखना चाहती है, और वो सरकार चीन से भी दोस्ती रखना चाहती है, और वो तीनों प्लेयर्स अब पूरी मजबूती के साथ बांग्लादेश में बैठे भी हैं, जो दरअसल वो पहले चाहते थे। तो फाइनली एक चक्र तो पूरा हुआ ही है। अब हिंदुस्तान के हित में क्या है, नहीं है, आगे हिंदुस्तान क्या रणनीति बनाता है, कैसे टैकल करेगा, वो आप भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन एक दौर तो आ गया है वापस कि जिनसे लड़े थे वो अब वहीं बैठे हुए हैं। काल का चक्र पूरा हुआ है। तो ये सवाल हमसे ज़्यादा बांग्लादेशियों को खुद से पूछना चाहिए कि जिन लोगों से वो लड़े, अपना देश आज़ाद कराया, हमने सिर्फ सपोर्ट किया, लड़े तो वही, खून तो उन्होंने बहाया।
अब वो जब उनके साथ ही बैठे हैं तो किस तरफ जाने वाले हैं उनके साथ बैठकर, उन्हें तय करना पड़ेगा उनके असली दोस्त कौन है, कौन नहीं। वो तो अभी ये कह रहे हैं कि हमारा तो थोड़ा बहुत खटपट हुआ था, आप लोगों ने शादी तोड़वा दी। तो उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ भी लोगों को पढ़नी चाहिए। हम अपनी किताब आपके व्यूअर्स को दिखा दें ज़रूर कि ये हमारी किताब है और ये कल 18 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। बहुत शानदार किताब है। आपने बांग्लादेश वॉर से जुड़ी बहुत किताबें पढ़ी होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, अब तो मेरा ख्याल 1-2 फिल्में भी आसपास आ गई हैं। लेकिन जंग का जो इतिहास लिखा जाता है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा इतिहास हो, उसके इर्द गिर्द कुछ इतिहास और भी बनते हैं। ऐसा ही इतिहास समेटे है ये किताब। और इकबाल जी ने पहले भी ऐसी ही कुछ किताबें लिखी हैं, चाइना पर भी लिखी है, मुझे याद है, अफ़गानिस्तान पर भी लिखी है। अक्सर उनमें इस तरह का ही नज़रिया आपको मिलेगा जो मुख्य धारा की किताबों में, सो कॉल्ड मुख्य धारा की किताबों में नहीं मिलता। और इस बार तो सुब्रतो जी को आपने सुना, उनका भी साथ है। तो ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा है, मुझे आपके धैर्य के लिए कई कई बार शुक्रिया कहना है, आपके धैर्य के लिए भी कहना है, किताब लिखने के लिए भी शुक्रिया कहना है। और इतनी सारी बात हुई हैं तो कुछ तो आपके मन में भी आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा बता दूं मैं कि हमारा पॉडकास्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में खूब सुना जाता है, अच्छा, खूब सुना जाता है। तो हमें खूब गालियाँ भी पड़ती हैं, खूब तारीफ भी मिलती हैं कई बार। तो इस बार देखते हैं। ओके, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतने धैर्य से बहुत बहुत सुनने के लिए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।